एवरीबॉडी। आज मुझसे पूछा गया था कि आप किस टॉपिक पर बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि थिएटर वाला आदमी कहते हैं मेरा नाम अगर लिखना हो तो मैं लिखना चाहूँगा नाटक वाला, मकरद देशपांडे नाटक वाला। तो अब किसी एक लाइव टॉक का टाइटल बिना थिएटर लिखे कैसे हो सकता है, तो इसलिए मैंने कहा थिएटर इन लाइफ। तो ये थिएटर इन लाइफ तो मेरे जन्म से जुड़ा हुआ है। मतलब नानावटी अस्पताल की बात कर रहा हूँ 1966 की, जब माय मदर हैड लेबर पेन एंड व्हेन शी डिलीवर्ड बेबी बॉय, माय फादर was called and then father went down। उस ज़माने में एक फ़ोन हुआ करता था नानावटी में नीचे, तो वो कॉइन डाल के फ़ोन किए उनके बड़े भाई को और बता दिया एक बेटा हुआ है। उसके बाद डॉक्टर ने फिर से बुलाया, एक और बेटा है, एक और है, और वो मैं था तकरीबन 1 घंटा 22 मिनट तक अंदर था छिपा हुआ। पता नहीं, हो सकता है कि रंगमंच के बारे में सोच रहा था, कितना विशाल रंगमंच है बाहर इंतज़ार करता हुआ। बाद में पता भी चला कि शेक्सपियर ने कहा है वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, एंड देन दैट्स हाउ आई केम। इट वाज ऑल काइंड ऑफ अ थिएट्रिकल सरप्राइज एंट्री जो मेरे घर वालों को तक नहीं पता था। तो ये तो मेरी एंट्री है, तो थिएटर वहीं से शुरू हुआ। और कई लोग तय करते हैं, जैसे बड़े होते हैं बच्चे तो अपने माँ बाप कहते रहते हैं कि मेरा ये बेटा ये पायलट बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। कोई कहेगा, अगर कोई म्यूजिशियन है कहेगा म्यूजिशियन बनेगा, कोई कहेगा थिएटर वाला है तो कहेगा हाँ। अब जैसे कि एक्टर के बेटे होते हैं तो कहते हैं कि जाहिर सी बात है, पर फिर भी ये ज़रूर कह देते हैं वो जो चाहे बनेगा। येस दैट्स तुषार ड्रामेटिक एंट्री। पर जैसे बड़ा हो रहा था मेरे पास हमेशा से पता नहीं क्यों, पर मेरी आंखें कहीं तो क्षितिज, यानी कि अगर हम आई लेवल पे ले आए कैमरा को, तो यदि मेरी आंखें यहाँ होनी चाहिए तो मेरी आंखें कहीं तो ऐसे कहीं ऊपर होराइजन और आकाश से आसमान से मिलती, कि जैसे कि मैं माउंटेनियरिंग करता था। तो मैं एज ए मतलब 13 साल का चिल्ड्रन रैम्बलर्स ग्रुप था, और मुकुंद देवधर और वो सब, हम सब बच्चे चले जाते थे। पर मैं माउंटेन टॉप पर जाने के बाद बस कहीं और ही खो जाता था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि अब फिर से नीचे भी लौटना है। सो आई थिंक दैट वॉज ऑलवेज द जर्नी वेयर टू गेट लॉस्ट। जब मैं आज कहता हूँ एक्टर्स से कि लर्न टू गेट लॉस्ट, कि अगर आप खोओगे नहीं तो कुछ पाओगे नहीं तो आप एक जो आपका नाम है, आपकी जो उम्र है, आपका जो वज़न है, वो लेकर और आपके पास जो स्मृतियाँ हैं उसके साथ आप खड़े रहते हो किरदार के साथ, और फिर किरदार तक आप पहुँच नहीं पाते क्योंकि आपके बीच आप खुद ही खड़े रहते हो। तो खोना बहुत ज़रूरी है कि आप जो हो उसको जैसे जैसे खोओगे वैसे वैसे किरदार के पास चले जाओगे। आई एम जस्ट मेंशनिंग हियर अबाउट हाउ वन कैन जस्ट फील लॉस्ट एंड इट कैन बी यूजफुल टू it's a long gaze, I always say, before a new character you're approaching। तो मेरे जीवन में ये आदत रही। कभी साउथ के उन दिनों में ये भी होता था कि फैमिली पूरी चली जाती थी हॉलीडेज़ के लिए साउथ का ट्रिप, तो एक बस होती थी, तो वो बस में हम रहते थे। तो वो पूरा बेंगलोर से होते हुए मैसूर, ऐसा करते करते वो आपको अगर जाना है मद्रास तो आप जा सकते हो, नहीं तो रामेश्वरम, कन्याकुमारी, वैसे सब करके आप लौटते थे। लेकिन मैं कभी भी उस बस में, या मुझे याद नहीं होता था कि मैं कहाँ कहाँ घूमा हूँ, इतना ज़रूर था कि मैं कहाँ खोया हूँ, इतना मुझे याद ज़रूर रहता था।
कि किसी नदी किनारे बैठ गया तो बैठ ही गया, है ना। तो अरे ओम भाई भी आ गए, ओम कटारे, बड़ा मज़ेदार रहा इनके साथ काम करना। सखाराम बाइंडर इन्होंने खुद किया है विजय तेंदुलकर का, और हमने साथ में नाटक किया सखाराम की खोज में हवालदार। सखाराम बाइंडर पे नया नाटक लिखा गया, तब मैंने इनसे पूछा था कि क्या आप सखाराम बाइंडर करोगे, और इन्होंने बिल्कुल भी हाँ कह दिया। नहीं तो एक होता है ना, सीनियर है मेरी, यात्री ग्रुप है उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई सीनियरिटी नहीं रखी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं करूँगा सखाराम बाइंडर तुम्हारे नाटक में, और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करते हुए। मतलब तेंदुलकर साहब के नाटक पे नाटक लिखना है, मज़ेदार जर्नी रही। तो बात यही है कि मैं कोशिश ज़रूर करता रहा कि अपने जीवन को समझूं, अपने जीवन को, मुझे जीवन में हमेशा बड़ा ड्रामेटिक लाइफ देखने मिला है। मैं जहाँ रहता था बांद्रा में, एक तो कमाल की बात है कि हम जिस 16 रोड 16वां नंबर उसमें वैसे ही था, 14, 15, 16, 17, 18, फिर एकदम से 21, बीच में 19, 20 कहाँ थे पता नहीं, पर ऐसे कुछ रास्ते थे। और वो 16वीं गली जहाँ हम रहते थे वहीं से बांद्रा शुरू हो जाता था, मतलब बांद्रा और खार की सरहद पर बिल्कुल मैं वहाँ रहता था। और हमारी सड़क पर एक तरफ बंगले थे, अभी जो एक्ट्रेस गुजर गई, बहुत सीनियर, बहुत कमाल, मुमताज़ वहीं पर रहती है। अब वहीं पर आशुतोष गोवारिकर भी रहते हैं, बहुत ही सीनियर डायरेक्टर जो मेरे दोस्त रहे, और जिन्होंने लगान बनाई, स्वदेश बनाई, जोधा अकबर बनाई, अभी पानीपत भी बनाई, बहुत कमाल के दिग्दर्शक, ऐसे निर्देशक जो बहुत बड़ा लैंडस्केप लेते हैं जबकि बड़ी मुश्किल होती है। तो एक तरफ ये, इस तरफ लोग मकान, बिल्डिंग्स, बंगले, और दूसरी तरफ झोपड़पट्टी होती थी। झोपड़पट्टी मतलब हट्स, जहाँ पर जो कहते हैं कि आपके घर में आकर काम करने वाले लोग वहाँ रहते थे, या पुराने लोग जो बांद्रा के थे वो भी वहाँ रहते थे। बड़ा मज़ेदार था। और वहाँ पर एक कुआं हुआ करता था। तो ड्रामेटिक इसलिए कह रहा हूँ कि अचानक से खबर आती थी कुएं में एक लाश, तो वो शराब पीकर वो गिर गया, आदमी मर गया, या चिल्लाते थे लोग। मैं छोटा था तब देखता था सड़क पर, तो कोई हाथ में ईंट लिए है, कोई किसी का सर फोड़ रहा है, कोई माँ उसको ले जा रही है। बाद में पता चलता है कि दो भाई लड़ रहे हैं, या पता नहीं कहीं से कोई आ रहा है, एक सोडा बॉटल फेंक रहा है। मैं एक बात बता रहा हूँ, कितनी ड्रामेटिक लाइफ में देख रहा था कि उन दिनों में यहाँ से कोई पत्थर फेंक रहा है, वहाँ से कोई सोडा बॉटल फेंक रहा है, जो ऊपर से जो फेंक रहे थे, या कोई हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं सड़क पर, तो कोई वहाँ से, जो आप बाद में के पिक्चरों में देखते आए हैं, शिवा वगैरह पिक्चरों में, कि एक साइकिल का चेन या हॉकी स्टिक वगैरह, वो उन दिनों में वाकई में लोग लेके आते थे लड़ाई करने के लिए। और फिर एक सिंगल पसली लड़का एक अकेला सबके सामने खड़ा रहता था, तो जिगर, तब भी जिसमें ताकत होता था वो खड़ा रहता था, एक अकेला लड़का। अब वो रहा नहीं, वो एक्सीडेंट में चला गया, शहीद पाटनकर। पर एक मज़ेदार ड्रामेटिक उस ज़माने में मैं देखता था। या फिर एक तरफ बहुत, मैं बस अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि एक थिएटर जीवन में जब आपके आता है, तो आप रंगमंच पर आने से पहले कई नाटक आप देख चुके हो। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े फिल्म मेकर ने, तारकावास्की ने कहा था कि इमेजिनेशन इज़ लेस रिचर देन रियलिटी, समथिंग लाइक दैट। कि मतलब ये है कि आप कल्पना उतनी नहीं कर सकते जितना वास्तव में ड्रामा है। तो जी, आजकल की खबरें आप जो देखते हैं, मैं न्यूज़ चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कोई ड्रामा नहीं है, वो एक्ट ऑफ ड्रामा है। पर ड्रामा विच इज़ लाइफ इज़ सो ड्रामेटिक दैट आपको, ड्रामा करता क्या है, ड्रामा आपको सरप्राइज करता है। ड्रामा आपको, जो आपके डिस्कम्फर्ट होते हैं उसके सामने आपको लाके खड़ा कर देता है।
कि बचपन में यदि कुएं में गिरी लाश अचानक से मुझे दिख गई है, तो वो ड्रामा और कहीं नहीं हो सकता है। या दो लड़के लड़ रहे हैं और बाद में पता चला ये दो भाई है, ये मेरी समझ में ही नहीं आता था, दो भाई क्यों लड़ रहे हैं, फिर सड़क के लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि दो कौम के लोग लड़ते हैं, दो देश के लोग लड़ते हैं। और अभी हम अमेरिका में देख रहे हैं, सदियों से लड़ाई चलती आ रही है। तो ड्रामा बहुत देखा मैंने मेरे। और एक और अच्छी आदत थी मुझ में, वो थी पतंग। हम लोग पतंग, अगर आप लोगों ने कभी उड़ाई, हम उसको पतंग उड़ाना कहते हैं, कोई चलाना कहते हैं। तो पतंग, कटी हुई पतंग को जाके पकड़ने का एक अपना एक आर्ट है, कला है। क्योंकि कई लड़के भागते थे, आप ज़रा सोचिए, झोपड़पट्टी से कई लोग बड़े बड़े बाम्बू लेके आते थे पकड़ने के लिए, और यहाँ से हम लोग भी निकलते थे। लेकिन मैं क्या करता था, मैं बिल्डिंगों के पैरापेट पे चला जाता था, फर्स्ट फ्लोर, और वहाँ से जंप मारता था, और गराज के टॉप पे, मतलब आप ऐसा ना सोचिए मैं कोई ऐसा टाइगर श्रॉफ जैसा नहीं करता था कि सीधे नीचे लैंड हुआ, पर वो परफेक्ट जंप जाता था और वो पतंग मैं पकड़ लेता था। और वो कमाल की बात है, एक बार तो ऐसा भी हुआ कि वो जंप सीधे नीचे गई और नीचे वहाँ ऑल्सेशियन डॉग था, जबकि मैं उन दिनों में कुत्तों से बहुत डरता था। और पतंग मेरे हाथ में और उसके दो पैर मेरे इधर, और वो सिर्फ मुझे चाट रहा है, मेरे हाथ में पतंग है। देखो उसमें भी डरा हुआ, लेकिन पतंग नहीं फटनी चाहिए, वो मैंने पकड़ी थी। पता नहीं क्यों, पर उसने छोड़ दिया। लेकिन पता नहीं ये पतंग पकड़ने का शौक मुझे उड़ाने से ज़्यादा क्यों था। फिर मुझे ऐसा भी लगता था, लव यू जिगर, तो पतंग लूटना जिसे नूतन कह रही है, नूतन जी करेक्ट है। और ये जो वो उसी में मज़ा था कि आप खुशी होती थी, और बाद में मुझे याद है मैं दे भी देता था लोगों को जिनको, बस वो बाद में जब बड़ा हुआ तब पतंग उड़ाने का शौक़ था। उसमें भी बाद में समझ में आया कि एक वो जो पतंग, जो धागा होता है उसको हम मांझा कहते थे, एक बारीक मांझा होता है, एक मोटा मांझा होता है। वो बारीक मांझा जो बंदरवाड़ी करके बांद्रा में जगह थी, तो वहाँ पर कमाल मिलता है। तो कुछ लोग कहते थे सूरत में कमाल का मिलता है। तो देखो एक इंटरेस्टिंग बात है जो कहने जा रहा हूँ, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो एक किस्सा ऐसा है कि मैं पतंग उड़ाता था, बहुत मतलब ये होता था कि जो संक्रांत जिसे हम कहते हैं, वो 14 जैन, लगभग 14 जैन ही होता है जनरली। तो छोटे बच्चे बिल्डिंग के सारे, 2 बिल्डिंग्स थी हमारी कॉलोनी में, तो 2 बिल्डिंग्स के सारे बच्चे छोटे छोटे आते थे वहाँ पर और वेट करते थे कि अब मेरा एक निक नेम है विजू मामा, तो विजू मामा पतंग और सबकी पतंग काटेगा, और बेताज बादशाह की तरह बाद में आखिर में मेरी पतंग बहुत ऊपर चली जाती थी, बिल्कुल इतनी छोटी हो जाती थी पतंग, और फिर उनके हाथ में देता था। बच्चे बिल्कुल कोशिश करते थे उड़ने के उसके साथ, लेकिन उनको बड़ा मज़ा आता था 2 चीज़ों का। एक तो काय पोचे बोलने का कि मैंने काटी है पतंग। मैंने सुना है काय पोचे ये गुजराती वर्ड से आया है, कापियो छे का काय पोचे बना, ऐसा कहते हैं। फिर वो शायद हो सकता है रिसर्च का सब्जेक्ट हो। लेकिन एक दूसरी चीज़ होती थी कि वो बच्चों के लिए वो रात में, मतलब रात अभी बस ट्वाइलाइट ख़त्म हो रहा है तभी पतंग उनके हाथ में दी जाती थी। लेकिन एक साल क्या हो गया कि पता नहीं क्यों हमारा तो मैं जो भी पतंग उड़ा रहा था उस साल मेरी हर पतंग कट रही थी। तो बच्चे बड़े नाराज हो गए थे, वो काय पोछे बोलने का उनको चांस ही नहीं मिल रहा था, और हर बार पतंग कट रही। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने बच्चों की तरफ देखा, मैं मेरे टेरेस के कोने में चला गया, और मैंने सोचा पेज वेज नहीं लड़ाते, इसको उड़ने देते। और एक
कोने में से पतंग को उड़ाता गया और बहुत छोटी हो गई पतंग। और मैंने बच्चों को बुलाया, चुपके से किधर आओ, पकड़ो। तो पीछे की बिल्डिंग वाले लोगों ने देखा कि ये तो उड़ा रहा है, अरे वो देख उधर है। तो वो लोग मेरे बिल्कुल जहां उड़ा रहा था वहां से मुझे काटने के लिए आए। अब सब डर गए अपनी पतंग। लेकिन अब मानोगे नहीं, जिन्होंने भी कोशिश की मुझे काटने की, उनकी पतंग कटते गई। और अचानक से मुझे ये इल्हाम हुआ कि पतंग वही है, मांझा भी वही है, मतलब धागा। बदला क्या है? बदला यही है कि उड़ान है। उड़ान की वजह से हवा जो लगी है, उससे जो धागा है वो उसमें वजन आया हुआ है, और उस वजन के कारण अब मैं काट रहा हूं। मतलब बात समझ में आई। जब मैंने पतंग पहले शुरुआत में उड़ा रहा था तो नज़दीक ही कट रहे थे। जब मैंने सोचा ये नज़दीक के दुख को मिटा दूं, एक ऊंची उड़ान ले लूं, तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं और ये खुद ही कट रहे थे। तो भैया जब भी प्रॉब्लम आई, बाद में मैंने ये देख लिया कि ये कोई बड़ी उड़ान ले लो, ये है नहीं ऐसा हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी मेरे लिए एक सीख थी। और जो आज भी यदि मुझे कभी कभी प्रॉब्लम होती है तो, और वो क्यों ना होगी, तब एक थोड़ी सी ऐसी ऊंची उड़ान ले लेनी चाहिए विचारों में। और देख लीजिए, एक बहुत अच्छी चीज़ हमने की थी जब लगान ऑस्कर के लिए नॉमिनेट था उस साल। हम लोगों ने बाद में रात में हम कंदिल उड़ाते थे, मतलब उसमें दिया कंदिल बनता था, एक बड़ी पतंग ली जाती थी, बड़ी पतंग उड़ाते थे और उसमें वज़न जो ले सके, और उसमें मोटा मांझा हुआ करता था और वो मोटे मांझे से उड़ाते थे। उसमें एक एक कंदिल में एक एक ऐसे कैंडल लेके उस धीरे धीरे छोड़ना होता है, और ऐसे 21 कंदिल पूरे लाइन से हमने एक सलामी दी थी। मेरा पहला नाटक, खैर वो भी एज एन एक्टर अगर पूछा जाए तो मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था। स्कूल में पीएल देशपांडे बहुत बड़े राइटर महाराष्ट्र के, और लिटरेचर मैं तो कहूँ हिंदुस्तान के बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर। ह्यूमर उन्होंने जो लिखा हुआ, तो विट्ठल तो आला आला करके उनकी वन एक्ट थी, जो बच्चों में मैं स्कूल में अब याद नहीं, लेकिन उसमें मैं पुजारी का रोल कर रहा था और जो बात करता है, और बहुत छोटा था मैं। और तो पुजारी और विट्ठल की मूर्ति जहाँ है, मैंने क्या कर दिया था पता नहीं, क्या याद आएंगे डायलॉग्स नहीं रहेंगे, उसमें भी देखो मैंने पूरी किताब उधर विट्ठल के पैरों में रख दी थी। तो पुजारी जब भी माथा टेकता था वहाँ पर, वो डायलॉग वहाँ पर थे। लेकिन आप मानोगे नहीं, वो विट्ठल ने हाथ रखा, शो शुरू हुआ ना, एक बार भी मुझे झुकना नहीं पड़ा। और तब मुझे बाद में निर्देशक ने पूछा, मतलब जो हमारे टीचर ही रही, अरे रिहर्सल में इतने तुम झुक रहे थे, यहाँ बिल्कुल नहीं झुके, तुम कैसे पुजारी हो तुम? मैंने कहा मुझे सब याद था। अब सब याद है तो वो थोड़ी ना झुके। देखो कितनी मज़ेदार बात थी। तो जब बड़े हुए किसी ने पूछा था पहला नाटक कौन सा, तो पहला नाटक एज अ राइटर मैंने फिर से, संजना ने स्कूल थी एक ब्लाइंड स्कूल, उनके बच्चों के लिए, छोटे जो पार्शल ब्लाइंड बच्चे हुआ करते थे उनके लिए, तो मैंने लिखा था वो उनके लिए नाटक कैलाश के गणपति की। नॉर्मली ऐसा बताया जाता है कि लोग जाते हैं और गणपति को चूज़ करके उसको लेके आते हैं। तो भैया एक मैंने उस नाटक की थीम ये थी कि था कि वो गणपति की मूर्तियाँ थी, उन्होंने तय किया हम किसके घर जाएंगे। तो कैसे एक वो जो बच्चा था, उसका जो हीरो था, वो अपने पिताजी के साथ आता है, पिताजी को कोई और मूर्ति चाहिए होती है और वो मूर्ति इसको इशारा करती है और कैसे ये ले जाता है। बड़ा मज़ेदार म्यूज़िकल नाटक लिखा था, वो मेरा पहला नाटक था। और मैं इलाजी ये मैंने सेशन रखा था थिएटर इन लाइफ, तो मुझे ऐसा लगता है उसकी जो रिहर्सल्स थी, जो छोटे ब्लाइंड स्कूल, मतलब जो
मेहर करके उसकी प्रिंसिपल थी, और उसका जो छोटे बच्चे, मुझे डर लगता था ये स्टेज से गिरेंगे कभी, मतलब वाकई में कुछ बच्चों को तो कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन जो रिहर्सल करते थे वो गणपति को वो देखते थे, ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि जो गणपति मैंने लिखा हुआ है वो मुझसे अधिक वो देख रहे हैं। मतलब आज भी रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं सोचता हूँ उसकी रिहर्सल्स, उसका शो। तो वो मेरा पहला, अब मुझे बताइए थिएटर जीवन में और रंगमंच पे बताया गया जीवन जो नाटक कहलाता है, थिएटर दोनों तरफ है, और जो जीवन में घटता है वो कहते हैं ना कि नाटक असत्य है, मात्र उसमें कुछ सत्य है, इसलिए वो जीवन का नाटक कहलाता है। तो पृथ्वी थिएटर में मैंने पहला नाटक किया था ड्रीम मैन। जो मैंने कहा कि बचपन में मैं खोता ही था एक्टिंग में क्राफ्ट क्या होता है, भावेश, क्राफ्ट पे काम करना मतलब किन चीज़ पे काम करना होता है। क्राफ्ट का देखो ऐसा है कि जो आप करते रहोगे और जो मोल्ड बनता जाएगा, और अगर वो वर्क करता गया तो वो क्राफ्ट बन जाएगा, फिर उसको कहते हैं आपका स्किल। लेकिन हाँ, कुछ ठोस है ऐसा कि एक्टर का अप्रोच एक स्क्रिप्ट को लेकर, उसके फर्स्ट रीडिंग से उसके मंचन तक, मतलब उसके फर्स्ट शो तक एक जर्नी है। वो जर्नी में एक प्रोसेस एक्टर का क्या होता है कि वो पहले वो लाइनों को, लेखक की लाइन है, एक नाटककार की लाइन है, वैसे ही पढ़ता है, फिर धीरे धीरे उस किरदार की लाइनें ऐसे पढ़ता है, और फिर धीरे धीरे वो उस किरदार को निभा रहा है इस तरह पढ़ना शुरू करता है। और फिर जल्दी ना करे लाइनें याद करने की, और यदि कोई निर्देशक उसको पहले ब्लॉक करता है तो उस हिसाब से देखें, लेकिन कभी भी लाइनों को ब्लॉकिंग के साथ याद ना कीजिएगा। टेक्स्ट अपनी जगह होता है, वो एक टेक्स्ट समझ कर उसको याद करना होता है, फिर वो भले बैठ के बोले, खड़े होके बोले, घूम के बोले, नाचते हुए बोले, गाते हुए बोले, लेकिन वो आप उसका तरीका ये रहना चाहिए कि टेक्स्ट पहले अंदर कर लिया, और फिर नाटक के लिए जो शैली की ज़रूरत है वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। मतलब कभी फिजिकल थिएटर होता है, और यदि आप, जैसे मैंने कहा, म्यूज़िकल नाटक का यदि मैं हिस्सा बनूं और मैं एक्टर हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे डायलॉग्स को एक रिदम देना पड़ेगा, एक लय, ताल होना बहुत ज़रूरी है, जो हो सकता है कि बाकी के गद्य नाटक में ना हो। लोगों तक अपने किरदार को पहुंचाने का एक अपना तरीका होता है जो इंडिविजुअल हो सकता है। देखिए, आप जो पढ़ते आए हो कि एक स्तानिस्लावस्की थियरी है, मेस्नर थियरी है, कई सारी थियरीज आ गई है अभी तो, मतलब जस्ट टू बी ऑन द लाइटर साइड, आजकल इतने लोग वर्कशॉप्स भी ले रहे हैं, तो कई लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन तरीका तो वही रखिएगा। या तो आप अपने तरफ किरदार को ले जाइए या आप किरदार की तरफ चले जाइए। दोनों ही अर्थपूर्ण होने चाहिए, दोनों सक्षम होने चाहिए, ताकत होने चाहिए। लोगों को कहीं तो लगना चाहिए कि समाज में ऐसा कोई किरदार घूम रहा है। यदि आप रंगमंच पर हो तो आपको उस थिएटर में बैठे हर दर्शक तक पहुंचना है। एक्टर ने अपने
क्राफ्ट तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी जरूरी है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था तो आपको बता दूं कि क्रिकेट में स्टांस होता है तो ज़रूर एक कॉपी बुक स्टाइल होता है, लेकिन कई स्टांस ऐसे होते हैं जो बैट्समैन से कहा जाता है आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे रहिए। तो क्राफ्ट तो अपनी जगह है, लेकिन हर एक्टर ने धीरे धीरे उस क्राफ्ट को अपना बनाना चाहिए या अपना क्राफ्ट उस क्राफ्ट में जो है उसमें ऐड करते चले जाना चाहिए। ये सवाल लोग पूछते हैं कि अमित जैसे पूछ रहा है थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग, तो बहुत ही एक ऊपरी तो इतना ही कह सकता हूँ कि थिएटर एक्टिंग तो अगर आप प्रोसीनियम में बैठे हो, पृथ्वी में बैठे हो तो बात अलग है कि सब जगह वैसे ही सुनाई देता है। फिर भी जो लोग पीछे बैठे होते हैं, तो प्रोसीनियम में जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, आखिरी रो में जो बैठा उस तक आपके संवाद पहुंचने चाहिए, उस तक आपका जेस्चर पहुंचना चाहिए। और कैमरा में क्या है, कैमरा आप तक पहुंच सकता है, तो यू डोंट हैव टू मेक दैट एफर्ट। तो मेकिंग एफर्ट कम जरूर होता है दोनों जगह पे, और लेकिन किरदार की समझ मुझे नहीं लगता उसमें कोई फर्क है। प्रफुल्ल पूछ रहे हैं साधु बैरागी, वैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे दिए जा रहे हैं। हो सकता है मेरे भीतर कहीं तो वो एक फ़कीर सा हो, जिस कारण या मेरा जो आउटलुक है वो हो सकता है कि वैसा हो, इसलिए मुझे वो रोल मिल रहे हैं। पर एक बात बता रहा हूँ, नसीब वाला हूँ। पंडित सत्यदेव दुबे करने वाले थे वो रोल स्वदेश का। आशुतोष जी के दिमाग में पहले पंडित सत्यदेव दुबे थे, और फिर वो गाना वगैरह था, और वो तो मैं आ गया। और वो भी मैंने, आशु मेरा दोस्त रहा है, अभी भी दोस्त है। उससे ऑफिस में गाना सुन रहा था, उसने कहा ये गाना सुन, मैं सुनता। मैंने कहा ये कौन कर रहा है? तो कह रहे तू करेगा? मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा, तो मैं करता हूँ। और वो ऐसे ही कर लिया, मतलब जरा सोचिए। और वो कमाल का, मतलब जावेद साहब ने लिखा, और हरिहरन, कैलाश खेर और उदित नारायण जी ने गाया, और वो कमाल का विजुअलाइज किया गया। आशुतोष गौरकर और राजू खान और नितिन देसाई ने जो कैरावन बनाया, वो कहते हैं ना रहमान साहब का कमाल का म्यूजिक, बहुत कमाल की चीज़ हो जाती है, उसका मैं हिस्सा बना। I wonder how many actors have the grasp of these theories they claim to use. In my opinion, many use this as a jargon. I guess doesn't matter who understands or not, but if you like their performance, देखो वो एक संवाद है कि जीने की आदत लगने से पहले सोचने की आदत हो जाती है। कुछ लोगों को समझने की आदत लगने से पहले करने की आदत हो जाती है। So doesn't matter as long as it works. But you're right in a way that many times we speak theories, and that is why I don't talk much about theories, because I feel सिद्धांत को फॉलो करना मेरा काम नहीं है, और ना कि उसको तोड़ना, बल्कि अपने सिद्धांत को खोजते रहना मेरे ख्याल से ये अपना काम है। So if you want to know as your personal craft or your own voice, I think you should be on search and just keep on doing. सर आप डायरेक्शन कर रहे हैं या स्क्रिप्ट लिखते हैं? रश्मीन, जहाँ तक रंगमंच है वहाँ पर लिखता, निर्देशक भी हूँ, और जाहिर सी बात है अपनी चीज़ें खुद ही प्रोड्यूस कर ले तो अच्छी बात है। You can tell us which is your best experience in theatre? My best experience in theatre अभी इन recent times ही चले जाना चाहिए। मैंने मराठी में एक सर प्रेमा सकाय करायचे, सरला का ही किया है ट्रांसलेशन, adaptation in a way that's been wonderful. मराठी ऑडियंस said, one of the audience who said it that कि 20 साल पहले आपने हिंदी में किया, अगर मराठी में किया होता तो मेरे पिछले 20 साल अच्छे गए होते हैं। अध्यात्म में कृणाल, कहीं भी यदि आप मन की बात करें तो अध्यात्म हो जाता है।
इसमें आत्मा की तरफ ही बढ़ती है, क्योंकि मन आत्मा की तरफ ही बढ़ता है, झुकाव वही होता है। और जहाँ सांस ठीक ठाक चल रही है तो बात वही होती है। पहला नाटक था ड्रीम मैन, और वो ड्रीम मैन मैंने बाहर, हम लोग पृथ्वी के बाहर प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस करते थे। उन दिनों में प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंसेस मतलब 2 शोज़ के बीच बाहर एक 30 मिनट का नाटक अलाउड था, तो मुझसे लिख गया वो 50 मिनट का। तो 92 की बात है। 92 में थिएटर टेलीविज़न में भी अभी तक कोई क्रांति आई नहीं थी, वो गिने चुने प्रोग्राम होते थे। तो अभी 50 मिनट का करे क्या, नाटक को काटना तो हमें पता नहीं था, 50 का 55 ही हो जाता था। तो मैंने वो जहाँ 30 मिनट हुए वहाँ पर मैंने कह दिया इसका नेक्स्ट पार्ट कल देखने मिलेगा। और लोगों ने कहा यही लोग आएंगे, बहुत लोग होते थे, और वो लोग आ गए क्योंकि बढ़िया मज़ेदार रहा। और अगले दिन मैंने क्या किया कि उसके पहले, जैसे आजकल बताते हैं रिकैप, मैंने पहले कल क्या घटा था उसका रिकैप किया बहुत फास्ट, और फिर सेकंड हाफ शुरू किया। और मज़ा आया कि सैटरडे संडे हुआ करता था। तो वो था ड्रीम मैन। और वो ड्रीम मैन एक हरियाणा से आया हुआ एक्टर, बहुत जल्दी सुपरस्टार बनना चाहता है, अनिल यादव ने बहुत ही यादगार किरदार निभाया, जिसने भी देखा कभी नहीं भूला। और अमित मिस्त्री बाद में आए, लेकिन उसके पहले प्रशांत नारायणन ने एक सिंगर जो सूरत से आया हुआ है, जो पहले सिंगर अपना सा ठीक करना चाहता है, ऐसे दोनों साथ में रहते हैं। दोनों के लक्ष्य कितने अलग है। और जब दोनों का स्वप्न साकार करने के लिए एक ड्रीम मैन उनके स्वप्न में आता है, तो दोनों के अलग अलग लक्ष्य किस तरीके से उनको साकार करने में मदद करता है। और उसमें फिर एक्टर को बहुत परेशान करता है कि उसको मेहनत करनी है, उसको जल्दी से स्टार बनना। तो बड़ा मज़ेदार था वो पूरा एक ड्रीम मैन। तो जब 2 दिन हुआ फिर ऐसा लगा कि वाकई में इसका कुछ हो सकता है। तो अगले साल उसको फुल लेंथ लिखा गया और वो अंदर परफॉर्म किया गया था। ड्रीम मैन पहले जब तभी था, केन फिलिप्स करके एक था, वो अब है नहीं यहाँ पर। फिर बाद में मैंने ड्रीम मैन का रोल किया और वो बढ़ता गया। द रिलेशनशिप इन सरसा सरला इज सो कॉम्प्लिकेटेड बट यू मेड इट सो सिंपल टू अंडरस्टैंड हाउ। विजय, अब तुम पूछ रहे हो कि निजी जीवन में है क्या। सरसा सरला यदि कुछ लोगों ने ना देखा हो तो बता दूं, प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के बीच का रिश्ता है। ख़ास करके उस फणीधर, केशव और सरला, ये 3 स्टूडेंट्स, और ये 3 स्टूडेंट्स जब कॉलेज में थे तब कुछ ऐसा रिश्ता था कि फणीधर को जितना सरला से प्यार था, कवि मन था, उतना ही सर से भी प्यार था। मतलब सर उसके प्रेम को कोई जेंडर ही था नहीं, मतलब वैसा मत समझिए, उसका प्रेम था, काव्य था। लेकिन और वो यहाँ तक रहा कि वो कॉलेज पूरा करने के बाद भी सर के साथ प्रोजेक्ट्स पर काम करता रहा। और ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम करते करते कैसे बीते सालों की सरला याद आती है। और वहाँ पर पता चलता है, नाटक ये है कि सरला का विवाह केशव से हुआ है, और फणी ने कभी बताया नहीं कि उसका सरला से प्रेम था, और सर ने कभी क्यों नहीं समझा, और सर के कहने पर सरला ने केशव से विवाह किया था। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा था कि सर और फणीधर में अब क्या बातें होती है। और धीरे धीरे हम स्मृतियों में से वास्तव में आते हो। तो बोलते हैं कि मेमोरी टू रियलिटी जब हम आते हैं तो पता चलता है आप में कुछ तो घट चुका है। तो वो जो वक्त गुजरा था, उसका जो ड्रामा था, वो लाना था। और तभी राजेंद्र गुप्ता जी, सोनाली कुलकर्णी और अनुराग कश्यप और अभिमन्यु सिंह, इन लोगों ने काम किया था। बड़ा मज़ेदार था। उसमें फणीधर का किरदार करना था अनुराग को, और अनुराग से तभी उसकी फिल्म 5 सेंसर में फंस गई थी। तो मैंने उससे कहा, तो उससे पहले भी अनुराग मेरे साथ एज एन एक्टर काम कर चुका था। 94-95 में 2 नाटक कर चुका था। उसने अश्वत्थामा मेरे साथ किया हुआ है, उसको मैंने रस्सी पर उल्टा लटकाया हुआ है। कमाल वो और फैसल खान, 2 एक्टर्स। तो अनुराग बहुत गुस्से में था। मैंने कहा तुझे अगर गुस्सा उतारना है अपना तो आ जा, नाटक में रोल कर। बहुत गुस्सा है उसको,
और फणीधर, और उसने बहुत बखूबी मतलब विजय तेंदुलकर जो मतलब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के बहुत अहम प्ले राइट्स और रंगमंच पर अगर कोई आता है तो, और उसने अगर तेंदुलकर साहब का नाम नहीं सुना है या उनकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, तो मैं कहूँगा कि एक बार पढ़ ले, तब मैं कहूँगा कि तुम रंग कर लो। तो वो उन्होंने जब नाटक देखा तब इतना ही कहा था कि मुझे पता नहीं मकरंद कि ये तुमने इतना गज़ब लिखा है, अनुराग ने गज़ब परफॉर्म किया है, पर ऐसा किरदार मैंने कई 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 सालों में नहीं देखा हुआ है रंगमंच पर। तो वो किरदार की वो बात, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सोनाली कुलकर्णी और अनुराग का एक आपस का तालमेल, जो उनका एक प्यार था, वो गजब था उनका, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने बहुत रियल कर दिया था। और राजेंद्र गुप्ता जी वाकई में सर लगते थे। खैर उनके बाद फिर मैं आया था, लेकिन सरला की बात मैं इतना ही करूँगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका भी नया ये नए एक्टर्स के साथ, संजय ददीच और हाना कुमरा और अंजुम शर्मा के साथ, और मैं सर करता हूँ। तो आइए देखिए, वर्कशॉप लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है प्रमोद। अरे वाह, वेरी गुड। अब फिर से अब वर्कशॉप की बात निकली, तो मैं ये एक अपना एक्टर्स जिम, कई सारे जिम आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन एक्टर्स जिम शुरू करने जा रहा हूँ। एक्टर्स जिम, जहाँ पर भैया बाइसेप ट्राइसेप के लिए हर जगह चले जाते हैं, पर एक्टर के इमोशन का एक अपना स्पाइन होता है, उस पर काम कैसे करोगे, वो क्या होता है एक्टर्स जिम में, क्या क्या होगा, आपको सिर्फ फोकस सिखाया जाएगा, आपको वोकल कॉर्ड्स पे काम किया जाएगा, इमेजिनेशन पे काम किया जाएगा, अब कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम किया जाएगा। तो मतलब एक फेस बिल्डिंग है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, और ओवरऑल एक एक्टर का लाइफ का होना चाहिए। What said about the interpretation? Acting means no acting. ऐसा किसी ने कहा है, एक्टिंग मीन्स नो एक्टिंग। भाई मुझे नहीं पता एक्टिंग मीन्स नो एक्टिंग का मतलब क्या है। एक्टिंग मीन्स नो एक्टिंग मतलब इतना कहते हैं कि आप इतनी एक्टिंग करते रहो, मतलब इतनी रिहर्सल कर लो कि उसका एफर्ट ना दिखे। आई थिंक दैट मीन्स नो एक्टिंग। द मोमेंट उसका एफर्ट दिख जाए जो आप कर रहे हो, तो वो एक्टिंग हो जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बिल्कुल है, यू आर एब्सोल्युटली राइट अनीता जी की थिएटर आर्टिस्ट की सचमुच फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। वही रंगमंच के कलाकारों में निराशा ना भरते। जी अनीता जी, हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब जी थिएटर के साथ हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि ताकि एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, मतलब उस पर काम हो रहा है टू हेल्प। पर मैं इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ एकदम निराश ना होइए। यदि कोई दिक्कत है तो हम ज़रूर आप तक पहुंच जाएंगे, लेकिन प्लीज़ डोंट बी सो कि अब क्या होगा, ज़्यादा आगे का ना सोचिए। देखिए हम जितना सोचेंगे वो जैसे बुद्ध ने कहा है कि भैया आने वाला विचार ही तय करता है कि आप उसको सुख की आँख से देखो या दुख की। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि निराशा की आँख से देखोगे तो अगले कई दिन आप निराशा को ही या उसकी लपेट में आ जाओगे। पर मैं वास्तव बिल्कुल समझता हूँ, एक थिएटर एक्टर पर कुछ काम शुरू होने वाला है। जैसे कि अब कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन कैसे किया जाए या थिएटर में भी कैसे शुरू किया जाए। बस अपने आप को निराश ना होने दीजिए, और कभी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। स्पॉन्टेनिटी इन थिएटर एक्टिंग, स्पॉन्टेनिटी, हाँ मतलब ये भी कहा जाता है कि जैसे आप थिएटर में जैसे सीन शुरू हो जाता है और अचानक से कुछ नए करंट टॉपिक्स होते हैं, वो आपके जहन में रहते हैं और उससे कोई बात आपके मुंह से निकल जाए, उसको आप स्पॉन्टेनिटी कह सकते हैं। पर हर बार वो स्पॉन्टेनिटी काम आती है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी उसको बैड टेस्ट में कहा जाता है और हो सकता है दूसरा एक्टर उसके लिए तैयार ना। स्पॉन्टेनिटी में ये कहूँगा कि आप अपना जो शो है
उसको दोबारा करते हुए ऐसे करे जो ऐसा लगे कि अभी वो घट रहा है। हो सकता है आपके पॉजेस बदल जाए, हो सकता है आपका पिच बदल जाए, हो सकता है कि वो किसी निर्देशक को पसंद बना, बट किसी चीज को अभी घट रहा है ऐसा करोगे, वो स्पॉन्टेनियस कहलाता है। मतलब ऑडियंस के रिएक्शन, ऑडियंस की एनर्जी के साथ आपका शो बदल सकता है। व्हाट इज सक्सेस फॉर अ थिएटर एक्टर? थिएटर एक्टर रंगमंच के साथ जुड़ा रहे, ये सक्सेस है। रंगमंच को जीतने की कोशिश ना करो, रंगमंच के साथ रहो, वो जीवन भी सिखा देता है, सब कुछ सिखा देता है। संगीत में आविर्भाव, तिरोभाव इज क्लोज टू स्पॉन्टेनिटी, ऐसे नूतन जी कह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। संगीत में तो मैं इतना अधिकार से नहीं कह सकता, पर स्पॉन्टेनिटी, उसी चीज़ को हम दोबारा से करते समय ऐसा ना लगे कि ये पहले कर चुके हैं, तो उसे स्पॉन्टेनियस कहा जाता है, ऐसा मुझे लगता है। यस तुषार, एब्सोल्युटली राइट। इसके लिए आप कुछ सोचने वाले थे, उसके लिए कोई प्लान हुआ है ये आपका? हमें बहुत रॉयल ओपेरा हाउस के लिए बस ये म्यूजिकल लिखा है तो ज़रूर रॉयल ओपेरा हाउस में करूँगा, ज़रूर करूँगा। टू टैंगो भी आपका बहुत अच्छा है, प्लीज़ सौरभ शुक्ला से कह दीजिए और उनको ले आइए यहाँ पर, कोकोनट थिएटर वाले। सुंदर लग रहे हैं आप। ये है सादिया की कमाल, ऐसी प्यारी प्यारी बात कह देती है कि आपको ऐसा लगता है कि कितना अरसा बीता है, मिले नहीं मिले, पर फिर से ऐसा लगता है कि मिल चुके हैं, भी करीब से मिल रहे हैं। कोलकाता থেকে अनेक ভালোবাসা सुप्रियो, हाँ भालोबासा। मैं अभी राम करके आया, बड़ा मज़ा आया वहाँ पर। एक बहुत ही कमाल के थिएटर एक्टर को देखा, गौतम हलदार, बहुत ही कमाल, वो और उनकी पत्नी, उनका ग्रुप पूरा, बहुत मज़ा रहा। और वहीं पर राम का शो करते समय वहाँ जो एक किस्म से लंबी कतार थी और डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन से रविंद्र भवन में लोग 1 घंटा पहले आके सब लाइन में खड़े और एक एक करके अंदर जा रहे हैं, मतलब। और वो शो नहीं मैं भूल सकता। मतलब कभी कभी थिएटर जो दर्शकगण हैं उनकी इंटेंसिटी के कारण भी जीवित रहता है। संजीवनी तो दर्शक ही है, दर्शक के भीतर की तीव्रता है। अरे इना बेंच पार्क को भूल गया, बराबर है। मैं जो कह रहा था, प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंसेस करते थे हम थिएटर, वो बाहर के थिएटर ग्रुप का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था, हेड्स टुगेदर। मेरा ऐसा कहना था, पृथ्वी थिएटर में उन दिनों में, मतलब कहीं से भी, या इलाजी तो मुझसे ज़्यादा कह सकती है कि लोग कहाँ से नहीं आते थे। मतलब भोपाल से आ गए, कलकत्ता से आ गए, मैं जब था तब केरला से भी आते थे लोग। मतलब जो लिखे पढ़े लोग होते थे, स्कूल से पढ़ के आए हुए हैं, कुछ लोग बस दूर दराज के शहर से आ गए थे, कुछ लोग सपने लेकर आए थे, और पृथ्वी एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग बैठते थे, मिलते थे। तो मुझे ऐसा लगा था कि हेड्स टुगेदर नाम रखते हैं कि लोग अपना अपना सर ले आए, जोड़ दे, जिसको करना है बता दे मुझे, जिस भाषा में करना है कीजिए। इसलिए उन दिनों में हेड्स टुगेदर के बिल्कुल हम मतलब गुजराती नाटक कर चुके हैं, हिंदी कर चुके हैं, इंग्लिश कर चुके हैं, आप बताइए मराठी कर चुके हैं। एक नाटक तो हमने संस्कृत में भी किया था, तो उसका तो बड़ा भी किस्सा है। जो स्पॉन्टेनिटी की बात हो रही थी, हम मनोज जोशी जो गुजराती के बड़े एक्टर हैं और मराठी में भी उन्होंने बहुत काम किया है, उन्हें अब पद्मश्री भी मिला हुआ है, तो वो भी नाटक में काम कर रहे थे। और संस्कृत में था तो उनके पिताजी शास्त्री रहे, तो उनसे हमने संस्कृत में ट्रांसलेट करवाया था। लेकिन अब बात हुई थी कि हम परफॉर्म रिहर्सल करते करते उसको अब इम्प्रोवाइज़ करें, अब तो करें क्या। तो अब शो का दिन था, उस दिन उद्वस्त धर्मशाला के लेखक जीपी देशपांडे, यदि आपने पढ़ा नहीं हो तो पढ़ लीजिएगा, तो वो वहाँ आए थे, थैला झोला लटकाए हुए। तो उधर तो मुझे पता था ये स्कॉलर है, तो मैंने उनसे कहा कि ये कुछ लाइनें
इम्प्रोवाइज हो गई है, संस्कृत है, तो यदि आप कर दें। और उन्होंने वहाँ पर खड़े खड़े हमें बता दिया था कि क्या है। तो बड़ा मज़ा आया था कि एक बड़े नाटककार हमारी स्पॉन्टेनिटी को स्पॉन्टेनियसली दाद दे रहे हैं और हिंदी के संवाद को संस्कृत बना रहे हैं। कई नाटक आ जाते मुंबई आकर देखें, बाप रे ये प्रमोद कमाल है। गाज़ियाबाद से मुंबई आकर देखें, उसने देखकर 9 बजे का शो देखकर रात को 2 बजे दिल्ली की फ़्लाइट वापस। पृथ्वी में था नाटक पत्नी। ये गज़ब का है प्रमोद, तुम्हें पहले तो सलाम। ये तो मैंने अभी कहा कि ऐसे लोग हैं तभी तो नाटक जिंदा है। पत्नी नीलाद्री कुमार एक सितार के बहुत बड़े माइस्ट्रो है और उन्होंने हमारा एक नाटक देखा था और उन्होंने कहा था कि मकरंद तुम्हारे साथ कुछ करना है। और मैंने कह दिया कि 1-1.5 साल बीत गया, कुछ समझ में नहीं आया क्या करेंगे, लेकिन मैं एक सोलो करने वाला था। मैंने कहा मैं सोलो एक्ट करूँगा, तुम सोलो बजाओ, ऐसा कैसा रहेगा। और वो आ गए अपना साज लेकर और हम दोनों की रिहर्सल ऐसी होती थी कि मैं अपना करता था, वो अपना बजाते थे। फिर मैं कहता था ये अगर हो सके यहाँ ब्लैकआउट है, अब देखिए। ऐसा करते करते वो नाटक बना जिसकी रिहर्सल, हर रिहर्सल भी एक शो थी। और एक ऐसा शो था उसका कि पत्नी पृथ्वी में जब शो किया था तब जो नीलाद्री सर के माइस्ट्रो के जो चाहने वाले थे वे आए थे और हमारे चाहने वाले थे। तो बड़ा मज़ा आया था कि कोलैबोरेशन सा हो गया कि नाटक और संगीत प्रेमी ऐसे दोनों ऐसे आधे आधे, या हो सकता है 60-40, नाटक वाले थोड़े ज़्यादा होंगे लेकिन नीलाद्री को सुनने वाले बहुत ज़्यादा थे। तो बड़ा मज़ा आया और उसमें एक अपना ग्रामर बनता रहा। जो आप किसी ने पूछा था कि क्या क्राफ्ट की बात हुई थी। मुझे याद है इरफान देखने आया था एक शो और इरफान खान ने शो देखते हुए मुझसे इतना ही कहा था कि यार मैं शो शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि क्या क्या है ये नाटक, ये ग्रामर क्या है यार, ये ग्रामर क्या है। और फिर धीरे धीरे मैंने कहा ग्रामर की ऐसी की तैसी यार, तो देखना मज़ा आ रहा है यार, लोग सब ऐसे देख रहे हैं, मैं भी फिर देखने लगा यार, मैं भी देखता रहा यार, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया यार। फिर वो 9 बजे का शो 10 बजे ख़त्म हुआ होगा, 10:15 बजे, 75 मिनट्स का शो था वो। उसके बाद वो 1:30 बजे तक रुका था यही बात करते हुए। तो कभी कभी क्राफ्ट ग्रामर बनता जाता है, 1-2 लोग जब जुड़ जाते हैं और जाहिर सी बात है कमाल की ऑडियंस। क्या बताऊँ, मेरे लिए थिएटर इन लाइफ कमाल था कि कुछ साल पहले, अब ईयर याद नहीं है, कि थिएटर फेस्टिवल था और पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल, एनुअल थिएटर फेस्टिवल, और नादिरा जी ने मुझे फ़ोन किया था और मैसेज भेजा था असल में। और फिर नादिरा जी का फ़ोन आया था कि मकरंद, मैं उनकी माँ ने, जो कि बहुत बड़ी राइटर रही और उन्होंने बहुत काम किया और उनकी अपनी आइडियोलॉजी बहुत ही खूबसूरत आइडियोलॉजी उनकी। तो उन्होंने जो उनकी जीवनी पे नादिरा जी ने नाटक लिखा था, तो वो एक सोलो पीस करने जा रही थी। तो उन्होंने कहा आई नीड योर हेल्प, एंड बिकॉज वो खुद काम कर रही है अंदर, तो मैं बाहर से। तो वो जो दिन मेरे रहे, क्योंकि नादिरा, ज़हीर बब्बर जैसे एक्टर एक्ट्रेस मैंने वाकई में, मतलब जैसे नसीर सर या परेश रावल या सरिता जोशी जी या इला जी, कई ऐसे लोग हैं जो गज़ब के एक्टर रहे हैं, थिएटर डिलाइट जिन्हें माना जाता है। मुझे लगता है नादिरा जी बिल्कुल वहाँ हैं, मतलब अमेजिंग अमेजिंग। उसकी रिहर्सल्स मैं कभी नहीं भूल सकता, मतलब वो नाटक रिहर्सल में मैंने जितना जिया है। और उसका पहला शो, और मैं बैठा हूँ और बगल में जूही बैठी, उनकी बेटी, और मुझे याद है सतीश कौशिक जी देख रहे थे। और जैसे नाटक ख़त्म हुआ, तालियां बजी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और
बहुत कुछ मेरी समझ में आ गया कि मैं नाटक जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। जब भी आप नाटककार मतलब नादिरा जी किरदार उनकी माँ की जीवनी को जीवित कर सके यदि हम, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कहा कि नाटक में मज़ेदार बात है कि जीवन का कोई ऐसा सत्य है जिसका नाटक खेला जाता है, भले ही वो अभी असत्य लग रहा हो लेकिन उसमें सत्य है। Coconut is a golden bridge, of course, that's wonderful. I think it's the time to say goodbye. There are many things to speak, but remember, तो चलो bye bye everybody.